जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के बारे में। ठीक है, यानी कि बालकों के संरक्षण यानी कि बच्चों के संरक्षण के लिए एक आयोग बनाया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट भी कहा जाता है। ठीक है, हम इसमें जानेंगे कि जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, ये छोटे बच्चों के लिए, जो किशोर बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या कार्य करता है, किस प्रकार से कार्य करता है, इसके सदस्य कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आप लोगों से एक बात और कहूँगी, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे सामान्य परिचय में। सबसे पहले हम इसका सामान्य परिचय जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत सन 2005 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। तो देखिए, जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 2007 में की जाती है। और किस एक्ट के तहत? तो आप सबको पता होगा, सन 2005 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम आता है, जिसके तहत 2007 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अंदर कैसे कैसे किस तरीके से कार्य होते हैं। तो देखिए, बाल संरक्षण आयोग के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र समझौता 20 नवंबर 1989 द्वारा बच्चों के अधिकारों को शामिल किया गया। मतलब कि आपको पता होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र समझौता पूरे विश्व में, जैसे कि केवल हमारा भारत ही नहीं और भारत के पड़ोसी देश नहीं, केवल है ना, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, उनके लिए, उन देश में रहने वाले सभी बच्चों के लिए, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ कानून बनाए थे, जिन्हें भारत में राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम 2005 जब आता है, उसमें भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस पूरे लाइन का यही अर्थ है कि जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, ये विश्व में जो संधि की गई थी भारत की, क्योंकि उस देश में, उन देशों में भारत भी शामिल था, तो भारत जो है उनके नियमों का भी पालन करता है। ठीक है, जो संधि हुई थी तो वो कब हुई थी? 1989 को हुई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोगों के सदस्यों के बारे में कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। इस आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा 6 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अध्यक्ष के बारे में, फिर इसके बाद अन्य 6 सदस्यों के बारे में देखेंगे। तो याद रखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? 2005 में सामान्य परिचय में हमने पढ़ा कि 2005 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम आता है, जिसके तहत 2007 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की जाती है। फिर इसके बाद भारत है, भारत की जो संधि हुई थी संयुक्त राष्ट्र के साथ, उसकी संधियों का भी भारत जो है पालन करता है ना। और वर्तमान में अभी हम क्या देख रहे हैं? इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में, है ना। जैसे कि हमने देखा कि इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और अन्य 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, देखिए इन सदस्यों में, तो देखिए सबसे पहले ये जो 6 सदस्य, इनके बारे में जानते हैं। इन 6 सदस्यों में कम से कम 2 महिलाओं का होना आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं बच्चों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, उन्हें ज़्यादा जानकारी होती है। तो ये जो 6 सदस्य हैं, अध्यक्ष के अलावा जो 6 सदस्य हैं, उनमें 2 महिलाओं का होना कंपलसरी है, यानी कि अनिवार्य है। और 4 पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन है ना, 2 महिलाएं कम से कम हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं महिलाएं। ठीक है, 3-4 भी हो सकती हैं, लेकिन 2 महिलाएं ज़रूरी होना आवश्यक है इनके सदस्यों में। अब हम बात कर लेते हैं इसके अध्यक्ष के बारे में। पहले हमने सदस्यों को देखा। देखिए, अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का जो पद है, उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने बालकों के संरक्षण के लिए कोई अच्छा कार्य किया हो। सीधी सी बात है, इस मतलब जी जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, उसका यदि किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है, तो उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जिसको बच्चों के बारे में गहन जानकारी हो, उनके बारे में अच्छे से जानकारी हो, बच्चों की समस्याओं को आसानी से समझ पाते हो। ठीक है, और जिन्हें, तो सीधी सी बात है, उन्होंने पहले बच्चों के लिए कार्य किया होगा, तभी तो वो इस लायक होंगे।
देखिए, अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक समिति का गठन भी किया जाता है। जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो एक समिति का गठन किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री एवं दोनों सदनों के विपक्ष के नेता होते हैं। ये जो 6 सदस्यों की कमेटी का गठन किया जाता है, ठीक है। और उस कमेटी में, उस समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं, ठीक है ना। और इस जो समिति है, इसका गठन ही क्यों किया जाता है? तो अध्यक्ष के चुनाव के लिए, ठीक है ना। अध्यक्ष के चुनाव के लिए समिति का गठन किया जाता है, फिर ये सब मिलकर डिसीजन लेते हैं, इसके बाद ही अध्यक्ष का चुनाव होता है ना। अब हम देखेंगे उन 6 सदस्यों की योग्यता के बारे में। अभी हमने किसकी योग्यता के बारे में देखा? अध्यक्ष की योग्यता के बारे में, कि इस तरीके का व्यक्ति होना चाहिए अध्यक्ष बनने के लिए, उसने बालकों के लिए काम किया हो, है ना। और पहले हमने जैसे देखा कि इसके सदस्य बनने में 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 2 महिलाएं होना आवश्यक है। महिलाएं 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब हम देखेंगे उन 6 सदस्यों की योग्यता के बारे में, ठीक है। तो देखिए, ये जो 6 सदस्य हैं, ये सदस्य जो है ये ईमानदार होने चाहिए, ख्याति प्राप्त एवं अनुभव रखने वाले व्यक्ति होने चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, बच्चों से संबंधित कानूनों की जानकारी। इन 6 सदस्यों को बच्चों से संबंधित कानूनों की गहन जानकारी, गहराई से इनको उस जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक, अर्थात ये बच्चों की मनोवैज्ञानिक जो दिमागी हालत है उसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है ना। आगे है बच्चों में तनाव का कारण समझना, ठीक है ना। बच्चे यदि कभी छोटे छोटे बच्चे जब तनाव में रहते हैं तो उसको समझना चाहिए किस कारण ये तनाव में रहते हैं, है ना। तो इस तरीके के व्यक्ति होने चाहिए। 6 ऐसे ही व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। जो आपका राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, उसके जो सदस्य हैं उनके लिए यही योग्यता होती है। चलिए बात कर लेते हैं कार्यकाल की। तो देखिए, अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है या फिर 60 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पूरा हो जाता है इससे, है ना। या तो 60 वर्ष की आयु या फिर 3 वर्ष। सामान्यतः जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पहले 3 वर्ष से पहले ही यदि उनकी आयु 60 वर्ष की हो जाती है तब भी वो अपना त्यागपत्र दे देते हैं, है ना। इस तरीके से उनकी नियुक्ति होती है 3 साल के लिए। यदि अध्यक्ष स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं, मतलब ना तो उनकी आयु 60 वर्ष की हुई है और ना ही उनका कार्यकाल 3 वर्ष का हुआ है, लेकिन अध्यक्ष अपने पद से मुक्त होना चाहते हैं, है ना, वो अब कार्य नहीं करना चाहते, तब अध्यक्ष स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र यदि देना चाहते हैं तो वे केंद्र सरकार को त्यागपत्र दे सकते हैं। जो केंद्र सरकार होती है, अध्यक्ष अपनी इच्छा से केंद्र सरकार को त्यागपत्र दे सकते हैं और केंद्र सरकार त्यागपत्र स्वीकार भी कर लेती है ना। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। सबसे पहले हम इसके कार्य देखेंगे, इसके बाद में शक्तियाँ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं उनके प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। हम क्या देख रहे हैं? इसके कार्यों को देख रहे हैं पहले, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, ये क्या काम करता है? तो ये क्या करता है, बच्चों के जो अधिकार हैं, छोटे बच्चों के लिए जो अधिकार दिए गए, जैसे आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, चाहे मौलिक अधिकार हो, चाहे मौलिक कर्तव्य हो, जैसे कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए बच्चों का शिक्षित होना कंपलसरी है ना। हर जगह आपको जो गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल मिलेंगे। सरकार चाहती है कि बच्चे पढ़ें, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, ठीक है ना। परिवार, समाज और देश दुनिया का भविष्य बच्चे ही होते हैं। आगे चलकर यदि आज बच्चे शिक्षित होंगे तो आगे चलकर उनका भविष्य अच्छा होगा, है ना। परिणाम ये निकलेगा कि देश का भविष्य भी अच्छा होगा, ठीक है। इसीलिए सरकार और सभी अभिभावकों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएं, ठीक है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के कार्यों के बारे में। तो ये क्या करता है, ये बालकों के अनुसंधान और उनके प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देता है ना। बिल्कुल सही है। दूसरा है विशेष देखभाल की ज़रूरत वाले बच्चों से जुड़े मामलों को देखना। जैसे कुछ बच्चे जिन्हें विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है, या तो वो मेंटलिटी देखभाल हो,
है ना, दिमागी संतुलन हो या फिर फिजिकली देखभाल हो, ठीक है। तो उनकी यदि जैसे कोई बच्चा है किसी भी कारण, जैसे दिव्यांग बच्चे होते हैं उसके लिए उनकी देखभाल करता है ये आयोग, और उनके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको उपलब्ध कराते हैं, आयोग के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है फ्री, ठीक है, ताकि सभी बच्चों का विकास हो सके, है ना। और क्या कर सकता है, ये करता है उपचारात्मक सुझाव देता है या फिर उपचार स्वयं ही उपचार करवा देता है ना। यदि कोई मेंटलिटी होती है तो ये खुद ही अपने ग्रह से ये सब काम करता है, ठीक है। तीसरा है कैदियों के बच्चों का संरक्षण। जो जेल में जो कैदी होते हैं तो उनके बच्चों का संरक्षण राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम के तहत किया जाता है, एवं उनको शिक्षा भी राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम के तहत ही दिलाई जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट, जिसमें परिवार विहीन बच्चों का संरक्षण करना। ये आयोग क्या करता है, 4th वर्ग में हम देख रहे हैं कि ये आयोग मतलब कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, जिनका परिवार नहीं होता है, जिन बच्चों का परिवार नहीं होता है उनका संरक्षण करते हैं, उनको शिक्षा दिलाते हैं, उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे भोजन हो गया, आवास हो गया, वस्त्र हो गए, इन सभी की जो पूर्ति कौन करता है, तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग करता है, उसकी तरफ से ये सारे काम किए जाते हैं। 5वां है किशोर अपराधी बच्चों की देखभाल करना एवं उनका संरक्षण करना। जैसे कुछ बच्चे बहुत छोटे होते हैं और वो अपराध कर देते हैं, ठीक है, जबकि उन्हें पता नहीं होता है कि वो अपराध कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों का क्योंकि ये उनका बचपन का समय होता है, यदि शुरुआत में ही बच्चे को ये सब नहीं, कानून के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी और वो गलत कार्य कर देता है, कोई अपराध कर देता है, तो ऐसे बच्चों का भी ये संरक्षण करता है। सज़ा उनको ज़रूर मिलती है, लेकिन फिर भी उनके विकास के लिए काम किया जाता है, उनके लिए आयोग जो भी कर सकता है उनके लिए वो सभी आयोग कार्य कर सकता है उन बच्चों के लिए भी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के कार्यों के बारे में, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो को मैं इसमें ज़्यादा इसलिए बोलती हूँ, बार बार चीज़ों को इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके, आपको याद हो सके। मेन पॉइंट ये है कि हमें चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचनी चाहिए। हमारे माइंड में जितनी भी चीज़ें हम स्टडी करते हैं, चाहे वो बुक से स्टडी करते हो, चाहे लेक्चर देखते हो, चाहे नोट से पढ़ते हो, हम बार बार जब तक चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे हमें एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। इसीलिए मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करती हूँ, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार या फिर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की क्या शक्तियाँ हैं। तो देखिए ये क्या करते हैं, ये बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों को लागू करना, जैसे कहीं कहीं पे सेमिनार होते हैं बच्चों को लेकर, उनकी जागरूकता को लेकर, है ना। जो बड़े बड़ी सिटीज़ होते हैं या फिर गांवों में भी कभी कभी ये आयोग क्या करता है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता है कि बच्चों को किस तरीके से रखना चाहिए, छोटे बच्चों की दिमागी हालत किस तरीके से समझनी चाहिए, हो ना। इस तरीके काम भी इसकी शक्तियाँ हैं, ठीक है। दूसरा है बच्चों के लिए सरकार द्वारा किए गए कानूनों की लागू करना, है ना, लागू करवाना, उनका क्रियान्वयन करना, उनकी समीक्षा करना। ये आयोग राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग क्या करता है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आप देखेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में, और आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है ना, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। वहीं आप मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, 12 से लेकर 35 तक हैं, ठीक है, जिसमें समानता का अधिकार। तो इसमें बच्चों के लिए भी 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए जो बच्चे हैं 6 से 14, उनको कारखानों में वो काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो ऐसा कार्य नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं कर सकते छोटे बच्चे, क्योंकि वो नाबालिग में आते हैं। ये समय उनके पढ़ने लिखने का होता है, उनके विकास का होता है, इसलिए बच्चों को और छोटे बच्चों से काम भी नहीं कराना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बालकों के जो बालक होते हैं बच्चों से संबंधित की गई अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करवाना, है ना। बच्चों से संबंधित जो भारत है, जिस तरीके से हमने पहले देखा, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ एक संधि की थी, ठीक उसी प्रकार से भारत कई सारे सम्मेलनों में जाते हैं। भारत के जो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, वो कई सारे देशों में जाते हैं। वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए
कॉन्फ्रेंस होते हैं, सम्मेलन होते हैं, उनमें बच्चों के लिए जो भी कानून लागू किए जाते हैं उन कानूनों को यदि सरकार कहीं ना कहीं लागू नहीं कर पाती है तो ये आयोग दबाव बनाता है और सरकार को उन कानूनों को लागू करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा। चौथी है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। जो सिविल न्यायालय होता है उसकी सभी शक्तियां राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पास हैं, मतलब इसके पास अपनी खुद की शक्तियां भी हैं। पांचवा है, आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, घरेलू हिंसा, एड्स, वेश्यावृत्ति, अत्याचार एवं शोषण से पीड़ित बच्चों, ठीक है ना, शोषण से पीड़ित बच्चों को बचाने के लिए कदम उठाना। तो ये सब है ना, इन सब के लिए यदि किसी बच्चे का शोषण हो रहा है, घर में ही हो रहा है या फिर बाहर हो रहा है, किसी बच्चे का शोषण हो रहा है, अहिंसा हो रही है, घरेलू मारपीट, इस तरीके के कार्य बच्चों के साथ किए जाते हैं, ठीक है ना, जिससे बच्चे गलत कार्य, आतंकवाद की ओर चले जाते हैं, ठीक है। तो इन सब से बचाने के लिए ये आयोग कार्य करता है। देखिए दोस्तों, ये हम लोगों ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ा। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉलेज का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, यूजीसी नेट, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, सिविल सेवा, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से, ठीक है ना। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।